Hello everyone. Today I'm भरत कुमार मंडल and आज मैं नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद के बारे में इस चैप्टर को क्लियर करने वाला हूँ। क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट चैप्टर है और जो भारत में राष्ट्रवाद ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और जैक बोर्ड के लिए दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम आज महात्मा गांधी से रिलेटेड साथ ही साथ डेट बाय डेट इम्पोर्टेंट टर्म बताते चले जाएंगे और आपको स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझते हुए चलना है कि महात्मा गांधी से ही स्टार्टिंग होती है और किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उत्पत्ति होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी हमारी जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये आप लोग का एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट आप लोग का बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टर्म पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनलिज्म इन इंडिया इसका मतलब ये होता है कि भारत में राष्ट्रवाद, बच्चों ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी के बारे में क्योंकि महात्मा गांधी ही वो मेजर पॉइंट है, महात्मा गांधी ही वो मेजर कैरेक्टर है जिन्होंने भारत को सबसे बड़े सैक्रिफाइस, और भारत के लिए उनका ही गुणगान थोड़ा सा होता है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो सबसे बड़े स्टार्टिंग पॉइंट हमारे देश के लिए। हालांकि इससे पहले भी बहुत ऐसे विद्रोह, इससे पहले बहुत ऐसे रिवोल्यूशन हमारे देश में हुआ है, बट थोड़ा सा नेशनलिज्म को पढ़ेंगे तो हम एंशिएंट ना होकर मॉडर्न पर चलेंगे। मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आप सभी ही जानते हो, ये तो आपका पॉइंट बनता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात का इलाका पोरबंदर जो है, यहाँ पे इनका महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ, इन्होंने बचपन में पढ़ने में बहुत कमजोर थे, मेडिक्योर जिसको कहते हैं, ना तो ज़्यादा तेज होना ना तो ज़्यादा कमजोर रहना, मेडिक्योर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ ये अपना मैट्रिकुलेशन पास करते हैं। 13 ईयर्स के ओल्ड में इनका मैरिज हो जाता है विद कस्तूरबा गांधी। शादी हो जाने के बाद महात्मा गांधी इंग्लैंड चले जाते हैं। कब जाते हैं? तो वेंट टू इंग्लैंड, पढ़ने के लिए जाते हैं फॉर फर्दर स्टडी, आगे का पढ़ाई करने के लिए। कहाँ पे चले जाते हैं? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में जब पढ़ाई करने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ के एजुकेशन के लिए 1883 में तो चले जाते हैं। उसके बाद बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने लाइफ को जी रहे थे। फिर उनका रिटर्निंग तो इंडिया, हालांकि लोग कहते हैं कि 9 जनवरी 1950 का इसका इंटर किया था इंडिया में, लेकिन इन्होंने सबसे पहले 1892, ध्यान दीजिएगा, 1892 इन्होंने कहाँ चला गया था? 1892 में ये वेंट टू साउथ अफ्रीका। कहाँ चला गया? अब हमारा स्टोरी स्टार्ट होगा यहाँ से, वेंट टू साउथ अफ्रीका। क्यों सर, यहाँ क्या जाने का रीजन क्या है? बिकॉज द रीजन ऑफ फिनिश फॉर्म। ये क्या होती है? तो फिनिश फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। ये इनका फर्स्ट रेवोल्यूशन था। फर्स्ट रेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के लाइफ में अगर सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपका बनता है कि महात्मा गांधी के लाइफ का सबसे फर्स्ट रेवोल्यूशन, या तो महात्मा गांधी का लाइफ का सबसे, है ना, एक प्रकार से बोल सकते हैं सत्य से जुड़ा हुआ सत्याग्रह रेवोल्यूशन नंबर 1, तो वो तो आपका फिनिश फॉर्म होगा। क्योंकि ये आप मत ध्यान दीजिएगा कि ये तो चंपारण वाला हो जाएगा, क्योंकि चंपारण वाला इंडिया में हुआ है, लेकिन उसके लाइफ में सबसे पहले 1892 फिनिश फॉर्म हुआ था। सर यहाँ पे इसका रीजन क्या है, मैं इसको पहले बताऊंगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि 1892 में इन्होंने लॉ के मामले के लिए गया था, कुछ कानून, और वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन पीपल एज वेल एज साउथ अफ्रीकन पीपल। इसके ये दोनों के साथ भेदभाव होती है कि कौन करते भाई? तो ये भेदभाव आपका कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने कर रहे थे, वाइट पीपल कर रहे थे,
और ये व्हाइट पीपल, ये ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इन लोगों का कहना था कि कुत्तों और भारतीय लोगों से सावधान, अपने दरवाजों के सामने लिख देते थे। महात्मा गांधी को बड़ा बुरा लगता है, महात्मा गांधी के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया जाता है, महात्मा गांधी को टॉर्चर भी किया जाता है। जब वो जाते हैं, महात्मा गांधी जब जाते हैं तो उनके साथ लॉ के रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अब बात है कि जब 1892 में उनका एक गुरु जी वहीं पे मिल जाते हैं, जिनका नाम रहता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, इसको पॉलिटिकल मेंटर भी कहेंगे। पॉलिटिकल मेंटर मतलब राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम बोला गया है इसको। और इन्होंने महात्मा गांधी को दो सलाह दिए थे कि अगर आप अपने इंडिया में जाओगे तो इंडिया में अगर आप, जैसे कि महात्मा गांधी ने उन्हें बोला कि भाई मैं अंग्रेजों को इंडिया से डिमोलिश करूंगा, इंडिया से उनसे एबॉलिश करूंगा, हटाऊंगा, एबॉलिश द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स का रूल को हटाना, बिकॉज द ऑल ब्रिटिश कॉलोनाइज आवर कंट्री, हमारे देश को कॉलोनाइज करके रखा है, उपनिवेश बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है। अब तक चल रहा था लेकिन गांधी जी का एंट्री होने से अब इन लोगों को चलने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे बताइए मुझे करना क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले से एडवाइज किया कि भाई सबसे पहले चीज़ है कि जब आप इंडिया जाओगे तो इंडिया जाने से पहले आपको दो मंत्र याद रखना पड़ेगा। वो मंत्र क्या है थोड़ा सा समझिएगा। उन्होंने बोला था कि आपको दो बुक पढ़ना है। नंबर वन रस्किन बॉन्ड का एक बुक है, रस्किन बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए कि रस्किन बॉन्ड ही वाज द मोस्ट फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। और ये व्यक्ति जब कहानियां लिखता था ना, जब नोवेल लिखता था, जबरदस्त तरीके से लिखता था। लेकिन इसी का एक स्टोरी है या एक इसका बुक था, उस बुक को पढ़ने बोला था। उसमें वो रिलेटेड क्या था, वो रिलेटेड था ट्रूथ, सत्य की मार्गों पर कैसे चलना है, इस चीज के बारे में रस्किन बॉन्ड को बोला। रस्किन बॉन्ड का बुक पढ़ने के लिए बोला था। कौन? हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, द पॉलिटिकल लीडर, द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने एडवाइस किया कि नंबर वन, एक बात करो, आप रस्किन बॉन्ड का बुक पढ़िए। नंबर टू आप लियो टॉल्स्टॉय का एक बुक है जो अहिंसा क्या दर्शाता है, अहिंसा, जो अहिंसा का मार्ग को फॉलो करे। अहिंसा मतलब सर दैट मीन्स नॉन वायलेंस, जहां मुझे वायलेंस नहीं करना, जहां मुझे लड़ाइयां नहीं करना, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। यहाँ पे महात्मा गांधी को दो एडवाइस देते हैं, तो बताना चाहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की देखिए ट्रूथ में, भूख हड़ताल में अगर बात किया जाए हंगर, यहाँ पे ट्रूथ के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हंगर, एक चीज है कि हंगर, अगर कोई भी रिवोल्यूशन अगर आप इंडिया में कीजिएगा तो आप जाकर सीधा एंट्री करके लड़ाइयाँ नहीं कीजिएगा, लोगों से भड़काने की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आप रिवोल्यूशन करना शुरू कीजिएगा। और वो रिवोल्यूशन में आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शन हंगर होगा, भूख हड़ताल में इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि प्राइम मिनिस्टर भी उस जगह पर आ सकते हैं अगर आप उसका बुलावा करना चाहते हैं। क्योंकि एक बात की नहीं होती, एक व्यक्ति का बात नहीं है, बहुत सारे पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जब कहीं कमिटी ऑफ पीपल एक जगह पर बैठ कर भूख हड़ताल स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। और ये कहीं ना कहीं वायलेंस, लड़ाइयाँ से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये कहीं ना कहीं फाइट वार से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवोल्यूशन बनता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, महात्मा गांधी को तो बोल देंगे चलो भाई तुमने हंगर करना, लड़ाई किसी से कोई मतलब नहीं, भूख हड़ताल करना। नंबर टू, अहिंसा करना, मार धाड़ कुछ नहीं करना, तुम्हें सत्य के मार्गों पर चलना है। अहिंसा, दैट मींस वी कैन से नॉन वायलेंस। क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंस। तो हमने देखा कि अभी तक इन्होंने, गांधी जी ने 2 बुक पढ़ लिए और 2 बुक पढ़ने के बाद इनका एंट्री होता है जबरदस्त तरीके से, ग्रैंड एंट्री होती है। और ये है इंडिया में 9 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी 1950 का एंट्री हो जाता है।
9 जनवरी 1915 का एंट्री हो जाता है इन इंडिया। इससे पहले वो बाहर में थे और इसी को हम कहते हैं NRI डे। NRI डे, NRI डे मतलब सर NRI डे प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस का मतलब यहीं से मनाया जाता है एवरी ईयर 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी को ये सलाह दिया गया रहता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि आपको पहले एक साथ कुछ नहीं करना है, ना आपको बहकाना है बच्चों को, सॉरी लोगों को, ना किसी तरह का किसी को कुछ बहकाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज है कि आप जाइए बुक को पढ़िए, बढ़िया से फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद भूख हड़ताल कीजिए और अचानक जाने के बाद कोई उल्लंघन नहीं कीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने वैसा ही फॉलो करता है और 1915 में वो क्या करते हैं, जब तक बैठे हुए हैं तब तक सोचे कि चलो यार हम एक आश्रम बना लेते हैं गुजरात में, साबरमती में एक आश्रम भी बनवा लेंगे। क्या करेंगे, आश्रम को कंप्लीट कर लेंगे। और ये आश्रम किसके मदद से बनेगा भाई, साराभाई। ये पैसा कौन लगाएगा, ये लगाएगी ये साराभाई। साराभाई जो है पैसा लगाती है और महात्मा गांधी को सपोर्ट करती है। इन साबरमती आश्रम जिसको कहते हैं, पैसा उन्होंने ही लगाया। कौन, साराभाई ने। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि 1950 में अभी तक आश्रम बना चुके हैं, लेकिन अब जैसे ही 1916 आएगा, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही 1916 आएगा महात्मा गांधी सबसे पहले लखनऊ मीटिंग में पार्टिसिपेट ले लेंगे। रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट ले लिए। और 1916 में जब लखनऊ मीटिंग में पार्टिसिपेट लिए, उसके बाद अब कहानी आ जाता है चंपारण। अब कहानी आ जाता है चंपारण। चंपारण में राजकुमार शुक्ला वाज द पीजेंट्स, हम कह सकते हैं कि पीजेंट्स मतलब एक किसान था। राजकुमार शुक्ला ही नहीं, चंपारण की थोड़ा सा कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ कि चंपारण की एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसा समय था जो चंपारण के लोग काफी ज्यादा तरीके से फेस कर रहे थे प्रॉब्लम को। बिकॉज द रीजन ऑफ तीन बटैया खेती, है ना, तीन बटुआ खेती इसको कहते हैं। दैट मीन वी कैन से दैट इन इंग्लिश में 100% का लैंड में 15% का जो खेती होता था वो नील का खेती होना नेसेसरी था। अगर सिर्फ इससे कोई दिक्कत नहीं थी, होनी भी चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा था, लोग किसान लोग क्यों अपोज कर रहे थे, क्या कारण थी? तो कारण ये था ना कि अगर नील की खेती इंडिया में होती थी तो नील का खेती करने से जमीन, लैंड का फर्टाइल लेस हो जाता था, बंजर बन जाता था जमीन। तो सवाल ये है कि यही कारण थी, यही रीजन के कारण जितने भी किसान थे उन्होंने अपोज करना शुरू किया। लेकिन उसकी बात कौन माने, ब्रिटिशर्स तो अपना ही रूल लगाया था, ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था। तो इसी के कारण से राजकुमार शुक्ला को ये पता चला कि महात्मा गांधी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का लीडर और साथ ही साथ लॉ के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति है। मैं क्यों ना इस मैटर को महात्मा गांधी को सुना, और ये सुनाते भी हैं। लेकिन महात्मा गांधी बोलते कि अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, अभी मुझे एक साल तक इधर रिजर्वेशन नहीं करना, मुझे टाइम आएगा, मैं टाइम के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, रिजर्वेशन करना स्टार्ट करूँगा। सवाल आ जाता है 1917, ध्यान दीजिएगा 1917, और 1917 में चंपारण का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। चंपारण का रेवोल्यूशन स्टार्ट होती महात्मा गांधी का एंट्री यहाँ होना 1917 में, और यहाँ पर क्या करता है, 3 बटिया खेती 3/20, यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन का क्या खेती होना भैया, नील की खेती होना। तो नील की खेती को खत्म कर दिया, नील की खेती को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। महात्मा गांधी का एंट्री ग्रेट सक्सेस रहा। चलो भाई अब आ जाता है 1918 क्या था, ये खेड़ा रेवोल्यूशन। ये कहाँ पे हुआ था, खेड़ा रेवोल्यूशन ये गुजरात में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, खेड़ा रेवोल्यूशन गुजरात में हुआ था। सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, यहाँ गुजरात के कुछ ऐसे इंडस्ट्री वाले या मिल वर्कर्स हम कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा लेबर से वेजेज का मतलब होता है वेतन, सैलरी लो दिया जाता था, कम दिया जाता था। तो उन्होंने जब डिमांड रखा, उनका भी समाधान किया, उनका भी क्या प्रॉब्लम को क्लियर किया, तो खेड़ा रेवोल्यूशन किया। उसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी का नेम फेम काफी सक्सेस होता जा रहा था।
अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा। अंग्रेजों को लगा यार ये कैसा आदमी बुढ़ू आया जब से तब से ये तो बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रहा है, जब से आया तब से पैदा कर रहा है। ये तो 1917 में चंपारण को खत्म कर दिया, खेड़ा रेगुलेशन अपना मनमर्जी करने लगा। चलो एक बात करते हैं, अब मैं गांधी जी के बारे में छोड़ो, मैं रॉलेट एक्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। रॉलेट एक्ट देख लीजिएगा, ये रॉलेट एक्ट क्या था इसको भी समझ लेते हैं। ये 1919 में लगाया जाता है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे लोगों को समझिएगा थोड़ा सा। रॉलेट एक्ट पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट अगर आप ज़्यादा कहीं भीड़ नहीं लगा सकते और साथ ही साथ अगर आपका बिना सबूत का, बिना वारंट का अगर आप पर कोई शक है तो आपको कैप्चर कर लिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इस तरीके की बात है रॉलेट एक्ट में। लेकिन रॉलेट एक्ट के साथ ही साथ जब गांधी जी इसका अपोज करते हैं, गांधी जी इनकी बात को नहीं मानते हैं और डे बाय डे महात्मा गांधी अपोज करना स्टार्ट कर दिए थे, तब कंटिन्यू आगे बढ़ने लगा। तब तक क्या होता है, तब तक रॉलेट एक्ट के साथ ही साथ एक मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। ध्यान सुनिएगा स्टोरी को, पूरा इंडिया का नेशनलिज्म ही क्रिएट है इसमें। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, पूरा बैकबोन के जैसा। महात्मा गांधी प्रकार का बैकबोन रीढ़ की हड्डी का जैसा इस स्टोरी में काम किया है। तो महात्मा गांधी जो थे सो 1919 में क्या करते हैं, 1919 में इन्होंने मार्शल लॉ जब इम्पोज हो जाता है, मार्शल लॉ जब लग जाता है तो महात्मा गांधी को बुरा लगता है, वो भी अपोज कर देता कि हमें कोई मार्शल लॉ नहीं फॉलो करना है। मार्शल लॉ यही चीजें था कि जो 2 से ज्यादा भीड़ नहीं लगाना, कहीं ज्यादा भीड़ दिखेगा तो हम फायरिंग करना शुरू कर देंगे, बहुत सारी चीजें था। और ये मार्शल लॉ एक प्रकार का जैसे हम कर्फ्यू, जैसे कर्फ्यू सब जनता कर्फ्यू पर लगता है, इस तरीके का कर्फ्यू का टाइप था। लेकिन इसमें तो बहुत कुछ छूट है, उसमें तो बहुत जबरदस्त और स्ट्रिक्ट तरीके से लगाया था। अगर दिखेगा तो हम सच में फायरिंग करेंगे, मार देंगे वैसे लोगों को। तब तक क्या होती है कि कहानी को सुनते रहिएगा, तब तक क्या होता है कि पंजाब का अमृतसर जालियांवाला बाग की बात मैं बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि वहां पर मेला भी लगा था, बैसाखी का मेला था, और उस बैसाखी मेले में बहुत से बच्चे, महिला, पुरुष, भाई जितने भी थे सब गए थे घूमने के लिए, देखने के लिए। तब तक भाई सिखों ने जब वहां गए थे, तब तक क्या हुआ कि कुछ ऐसे रिवोल्यूशन पार्टियां भी वहां पे चले गए जो रिवोल्यूशन कर रहे थे, जो क्रांतिकारी थे, वो उनके विरोध करना शुरू किए। भैया मुझे ये बताओ कि विरोध कहाँ होगा, विरोध कहाँ होगा, जंगल में जाके थोड़ी ना होगा, बाजार में ही होगा, भीड़ में ही होगा। तो भीड़ में होगा तो विरोध कर रहा था किसका, अंग्रेज के विरोध हो रहा था। तो बैसाखी मेला में भी रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तब तक क्या होता कि मार्शल लॉ जो इम्पोज जो ये हैंडल कर रहा था, ये जनरल डायर कर रहे थे। ये लीड कौन कर रहा था, जनरल डायर लीड कर रहे थे। तो जो जनरल डायर थे तब तक इसको नोटिस पता चल जाता है कि अमृतसर पंजाब जालियांवाला बाग जहां पे है रिवोल्यूशन हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। और उन्होंने क्या लगा चुका था, मार्शल लॉ लगा चुका था, भीड़ नहीं लगाना है। तो ऐसे अकॉर्डिंग में क्या होता है कि जनरल डायर ने कमांडिंग करना शुरू कर देता है, उन्हें स्ट्रिक्टली कमांड करते हैं। और उन्हें क्या करता है, दरवाजे को बंद कर देते हैं, आउट डोर को बंद कर देते हैं, और उसके फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे कई सारे hundreds of people were died, hundreds of people were killed by the general dyer। मतलब कि सैकड़ों लोग मारे गए। जो लोग अपने जान को बचाना चाह रहे थे, जो लोग अपने प्राण को बचाना चाह रहे थे, वो एक कुआं था उस पंजाब का, अमृतसर जो जालियांवाला बाग जहाँ पे है, उस कुआं में बहुत से व्यक्ति, बहुत से इनोसेंट पर्सन उस कुएं में जाके गिर गए। और उतना ही नहीं किया, जनरल डायर उसे नाक तक रगड़वाया, घुटना तक चकवाया और सैल्यूट भी मरवाया। बहुत दर्दनीय घटना थी ये। अगर आज के समय अगर आप देखा तो जाए तो जालियांवाला बाग एक बहुत बड़ा मसाज के रूप में था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट के रूप में था, जिससे हम देश वाले को, हम देशवासियों को या हमारे लोगों, जो हमारे भारत के लोग थे, ये जब मैटर सुना तो काफ़ी ज़्यादा खौफ हो गया। इस खौफ होने के कारण क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी को जब ये बात सुने तो महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा, और महात्मा गांधी सोचे कि यार, महात्मा गांधी को हिंदी केसरी की उपाधि मिली थी, तो हिंदी केसरी की उपाधि अब रिटर्न करना शुरू करेगा किसमें। अब आ जाता है, हम आगे चलते हैं 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। तो क्या इतना अभी तक क्लियर है? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट मारना सकते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाता है। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में होता क्या है, असहयोग आंदोलन जिसको कहते हैं। इसमें गांधी जी ने बोला कि ठीक है, उन्होंने किया, अब हम अपना रूल अपनाते हैं। सबसे बड़ी उन्होंने इसमें क्या किया कि जितने भी अंग्रेज हैं, जिस अंग्रेज आज जो भी अपने बलबूते यहाँ पर रूल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबके कोऑपरेट के ही काम कर पा रहे हैं। अगर हम इसका कोऑपरेट ही बंद कर दें, अगर नॉन कोऑपरेट में चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए उसके लिए बाल ना बढ़ाए, मैंने दाढ़ी ना कमवाए, नाखून ना कटवाए भैया, कपड़ा धोबी कपड़ा ना धोए, समझ लेना, ये सारी चीजें एक्टिविटी पहले होता था अंग्रेजों के लिए, तो वो सब अगर बंद कर दिया जाए, साथ ही साथ जो प्राइज मिला था बाय द ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश के द्वारा जो प्राइज दिया गया था, उस प्राइज को भी हम रिटर्न कर दें तो उसको ठेस होगी, उसको बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेगा, हमारे देश से निकल जाएगा। लेकिन ये गांधी जी की सर भूल थी। हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, गांधी जी ने सोचा कि चलो हम किसी तरह से कोऑपरेशन करके शायद अगर सक्सेस हो जाएगा तो फिर आगे की समस्या कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, नॉन कोऑपरेशन 1920 में आता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इससे बहुत से लोगों को दो तरह का होता है। एक तो विलेज में देखिएगा, दो तरह का ये हो जाता है। एक तो हमारे विलेज के लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर अलग ही सोच लिए, और अर्बन सोसाइटी के जो लोग थे, इन्होंने अलग लिया, अलग थिंकिंग ले लिया। ये दोनों का जो आइडियोलॉजी था, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का जो आइडियोलॉजी था काफी ज्यादा डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था सर? विलेज के लोगों का सोचना था कि भैया जो हमारे सैलरी कम मिलता है, जो हमें अनसंट कामें करवाता है, वो उसके लिए वही था। बाकी इसके साथ ही साथ अर्बन के लोग जो थे वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए, और गवर्नमेंट जॉब के साथ सरकारी स्कूल बच्चे लोग। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा अर्बन सोसाइटी के जो लोग थे, इनका कहना था कि सबसे पहले इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट जो रोजगार, जो सरकारी रोजगार कर रहा था, जैसे माने टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सभी ने क्या किया, इन्होंने अपने नौकरियां छोड़ दी। नौकरी जब छोड़े, साथ ही साथ स्टूडेंट्स हैव टू लीव, और स्टूडेंट ने स्कूल जाना छोड़ दिया, और स्टूडेंट जब स्कूल जाना छोड़ दिया, लॉयर भी अपना काम करना बंद कर दिया। देख रहे हैं ना, लॉयर भी काम करना बंद कर दिया, रोजगार जो गवर्नमेंट जॉब था उसको छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ये सब छोड़ दिया। महात्मा गांधी को लगा कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे करेगा। और यहाँ के लोगों को सोचना था, विलेज सोसाइटी के लोगों को सोचना था कि हमारा वेजेज, हमारा सैलरी अच्छा हो जाए, बढ़ जाए, उसके साथ ही साथ हमारा डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हमारे साथ ही होती है, ये सब खत्म हो जाए। दलित लोगों, समझ में आ रहा है ना, जो दलितों के साथ किया जाता था, और इसके साथ ही साथ वो ज्यादा उसका जो टाइम पीरियड जो था, मोर ज्यादा टाइम जो लिया जाता था, मोर टाइम पीरियड जो लिया जाता था काम करने का, बहुत ज्यादा घंटे तक काम करे, तो इसको कम किया जाए। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन को लेकर यहाँ लोग क्या सोच रहे थे, यहाँ क्या सोच रहे थे, अर्बन सोसाइटी में कुछ और सोच रहे थे और विलेज सोसाइटी में कुछ और लेके चल रहे थे। मतलब हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कुछ अलग ही दायरा हो गया। तब तक एक बात आता है कि महात्मा गांधी ने एक वचन में ही बोले थे, भाषण में ही बोले थे कि अगर 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किए तो उन्होंने बताया लोगों को कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर हम कोऑपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर आजादी आ जाएगी, आजादी मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगा। लोगों ने बोला ठीक है भैया, जॉब छोड़ दो, वकील वकालत करना छोड़ दिया, और स्टूडेंट्स स्कूल जाना बंद कर दिया। इधर कुछ और डिमांड कर रहा था विलेज लोग, चलता गया 1921 आ गया, 1922 भी आ गया। अब जब 1922 आ जाता है तो इसमें ये घटना है, लखनऊ का एक जगह है जहां पे इन लोग शांतिपूर्वक से, नॉन वायलेंस वे से, पीसफुली वे से रिवोल्यूशन करते हुए जा रहे थे। तो जब रिवोल्यूशन करते हुए जा रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उसमें 22 पुलिस, ध्यान दीजिएगा ये बात बताया जाता है 1922। तो 1922 में एक घटना होता है जिसका नाम है चौरा चौरी इंसिडेंट या चौरा चौरी कांड। ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, देखिएगा 1922 में 22 पुलिस ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब अंग्रेज का 22 पुलिस थे, और 22 पुलिस जो थे वो रिवोल्यूशन को, उस रिवोल्यूशन पर शांतिपूर्ण पीसफुली रिवोल्यूशन पर फायरिंग करना शुरू कर देते, भाई कोई काम करें। और लोगों को जो मेजॉरिटी ऑफ क्राउडेड था
मेजोरिटी ऑफ जो पीपल जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे गुस्सा आ गया। अब मान लो कि आपके पास हजारों लोग अगर एक साथ कमेटी में या यूनिटी में बनकर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, 22 पुलिस आप उसको फायरिंग कर रहे हैं, तो आप पर तो दहाड़ेगा ही। और वैसा ही हुआ, इंडिया के लोगों ने बोला आप तो छोड़ेंगे नहीं बेटा, बहुत ज्यादा हो गया, अब तो छोड़ेंगे नहीं, और दौड़ाया उसको, दौड़ाया हम लोग पुलिस लोग 22 पुलिस जेल के अंदर जाके, प्रिजन के अंदर जाके, और मुस्कुरा रहे हैं, अब क्या कर लोगे तुम, अब क्या कर लोगे तुम, बड़ा नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो इंडिया के लोग बड़ा ही खूंखार, बोला बेटा ठीक है तुम अंदर में हो, तो बाहर आने लायक ही नहीं है, एक बात करते हैं बाहर से बिग लॉक लगवा देते हैं, बाहर में बड़ा ताला लगवा देते हैं, बड़ा ताला लगा दे। वो तो भैया क्या कर रहे हैं, बोला अभी तू नहीं समझेगा, जब घटना हो जाएगी तब समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, पेट्रोल और डीजल को छींट कर आग लगा दिया। 22 पुलिस वर बर्न्ड बाय द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। हमारे कॉमन पीपल के द्वारा 22 पुलिस ब्रिटिशर्स का मारे जाते हैं। कितना पुलिस, 22 पुलिस वर बर्न्ड। इतने पुलिस मारे जाते हैं, इतने पुलिस मारे जाते हैं। और ये 22 पुलिस जो थे ये अंग्रेज ही थे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद आगे क्या होता है। क्योंकि ये स्टोरी इतना लॉन्ग है ना, अभी मैं आपको शॉर्ट में से जितना जबरदस्त बता दिया हूँ, लॉन्ग बहुत ज़्यादा है। पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, साथ ही साथ कमेंट करें कि कहाँ पर क्या छूट गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।